सभी को एक बार पुनः खूब खूब शुभकामनाएं। मैं फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ के अनिवार्य प्रश्न पत्र के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। 50 प्रश्नों की सीरीज पुनः लेकर आया हूँ। ये बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र प्रथम सेमेस्टर हेतु कानपुर विश्वविद्यालय में लगाया गया है। इसका एग्ज़ाम भी कल है, अतः मैं बिना विलंब के आपको 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है, आँखें लगभग गोलाकार होती हैं जिनका व्यास होता है तो कितना होता है? तो उत्तर है 2.5 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है इसमें जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने और प्रसव के दौरान संकुचन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने और प्रसव के दौरान संकुचन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन। तीसरा प्रश्न है, माँ के पेट और गर्भाशय में चीरा लगाकर बच्चे को जन्म देने की शल्य चिकित्सा प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका दूसरा नाम इसको कह सकते हैं कि ऑपरेशन जो प्रक्रिया है बच्चे का जन्म देने की, इसको सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट है, वयस्क मानव में आरबीसी का निर्माण होता है। तो वयस्क मानव में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। पांचवा प्रश्न है, मूत्र बनाने के लिए रक्त में अपशिष्ट उत्पादों को फिल्टर करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसके लिए किडनी जिम्मेदार है। मतलब जो रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को फिल्टर करके जो मूत्र बनाने की प्रक्रिया शरीर में होती है वो किडनी के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, फेमा का संक्षिप्त रूप है FEMA। फेमा का संक्षिप्त रूप है, उत्तर है फेमा का संक्षिप्त रूप फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट मतलब संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म है। फेमा का फुल फॉर्म FEMA, फेमा, F फॉर फेडरल, E फॉर इमरजेंसी, M फॉर मैनेजमेंट, तो A फॉर एसोसिएशन। तो ये संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी इसको कह सकते हैं हिंदी में। सातवां प्रश्न है, अवसाद और चिंता विकार दोनों के लिए सामान्य उपचार है। तो अवसाद और चिंता विकार दोनों के लिए सामान्य उपचार संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। अवसाद और चिंता विकार दोनों के लिए सामान्य उपचार है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। आठवां प्रश्न है, तीव्र तनाव प्रतिक्रिया का सामान्य लक्षण। तीव्र तनाव प्रतिक्रिया का सामान्य लक्षण क्या है? तो फ्लैशबैक और बुरे स्वप्न। ये तीव्र तनाव इन्हीं के कारण होता है। फ्लैशबैक मतलब पुराना चिंतन, पुरानी कोई घटना याद करके, दुख याद करके, और बुरे स्वप्न, ये दोनों ही कारण तीव्र तनाव प्रतिक्रिया के जो है लक्षण होते हैं। अगला है, जन्म नियंत्रण की हार्मोनल विधि है। तो जन्म नियंत्रण की हार्मोनल विधि जन्म नियंत्रण गोली है। 10वां प्रश्न है, कौन सी संरचना
मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती है। तो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाने की जो संरचना है वो यूरेटर है, मतलब मूत्रवाहिनी है। मूत्रवाहिनी द्वारा ही गुर्दे से मूत्राशय तक जो है मूत्र जाता है। तो शायद आपको स्क्रीन पर ये प्रश्न नहीं दिखाई दिए होंगे, आप देख सकते हो। अवसाद और चिंता विकार दोनों के लिए सामान्य उपचार संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी है। तीव्र तनाव प्रतिक्रिया का सामान्य लक्षण फ्लैशबैक और बुरे स्वप्न है, मतलब पुराना चिंतन और बुरे स्वप्न। जन्म नियंत्रण की हार्मोनल विधि जन्म नियंत्रण गोली है। कौन सी संरचना मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती है? तो यूरेटर द्वारा। मनोविज्ञान शब्द कहाँ से आया है? तो मनोविज्ञान शब्द ग्रीक भाषा से आया है। अभी मैं इसमें ये ब्रश लगा लेता हूँ, इसके बाद थोड़ा और क्लियर होता जाएगा। ये 12वां प्रश्न है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से त्वचा की रक्षा कौन करता है? तो मेलेनिन। ये मेलेनिन जो है वो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से त्वचा की रक्षा करने में उपयोगी है। 13वां प्रश्न है, ये 13वां प्रश्न है, पुरुष यौवन के दौरान शारीरिक परिवर्तन को लाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो पुरुष यौवन के दौरान शारीरिक परिवर्तन को लाने के लिए मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन जिम्मेदार है। याद रखना कौन सा जिम्मेदार है? पुरुष के जो यौवन के दौरान जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसके लिए प्रोजेस्टेरोन जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है अगला कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस मुख्य रूप से बाहर निकलती है? तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस मुख्य रूप से बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सभी जानते हैं श्वसन मनुष्य जो श्वसन की क्रिया जो मनुष्य की है उसमें वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये सामान्य सी जो है बात है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया से रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है? 15वां प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया से रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया वो कही जाती है जिससे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। 16वां प्रश्न है, भय का विकार एक प्रकार है चिंता का। भय का विकार किसका प्रकार है? चिंता का प्रकार है। अगला है, बिच्छू दंश के बाद कौन से 2 लक्षण दिखते हैं? तो पहला लक्षण बिच्छू दंश के बाद दृष्टि समस्याएं होती हैं और दूसरा लक्षण है त्वचा के रंग में परिवर्तन हो जाता है बिच्छू दंश के पश्चात। 18वां प्रश्न है, इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है, मतलब इंसुलिन अंदर लिया जाता है तो कहाँ लिया जाता है? सब्क्यूटेनियस में, अर्थात चमड़े के नीचे इंसुलिन दिया जाता है। ये जो उसके मरीज होते हैं मधुमेह के, उनके लिए ये उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन को WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ज्ञातव्य हो कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 जो है ये स्विट्ज़रलैंड में की गई और इसका मुख्यालय जो है स्विट्ज़रलैंड में ही स्थित है, जनेवा में। तो इस तरह से ये जो है आपका प्रश्न जो है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। ये मैं एक बार क्लियर कर दूं, ये जनेवा ये लिखा हुआ है यहाँ जो है ये ब्रश इसका कुछ गड़बड़ कर रहा है, मैं भी क्लियर कर दे रहा हूँ इसको।
जनेवा। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक लक्ष्य है भावनाओं को स्थिर करने, सुरक्षा को बढ़ावा देना। यही मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक लक्ष्य है कि भावनाओं को स्थिर करके जो है सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। 21वां प्रश्न है भूकंप सुरक्षा से जुड़ी जीवन का त्रिभुज अवधारणा क्या है? ये भूकंप सुरक्षा से जुड़ी एक मान्यता है या अवधारणा है, इसको हमें समझना है। भूकंप सुरक्षा से जुड़ी जीवन का त्रिभुज जो अवधारणा है वो है किसी बड़ी वस्तु के बगल में छिप जाना। मतलब भूकंप के समय हम किसी बड़ी वस्तु के बगल में छिपकर अपने आप को बचा सकते हैं। ये जीवन का त्रिभुज अवधारणा कही जाती है भूकंप सुरक्षा के मतलब अध्ययन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 22वां CPR का उद्देश्य क्या है? तो CPR का उद्देश्य जो है वो आप समझ लो, रक्त परिसंचरण को बनाए रखने के लिए, जो रक्त परिसंचरण होता है उसको बनाए रखने के लिए शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए ये जो है CPR का उपयोग किया जाता है। पिछले 50 प्रश्नों में भी CPR के फुल फॉर्म को मैंने क्लियर किया था। 23वां प्रश्न है वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो एक वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन यही प्रश्न अगर पूछा जाए कि शिशुओं में कितनी हड्डियां होती हैं, तो शिशुओं में 270 हड्डियां होती हैं। आप कहोगे 270 हड्डियां शिशुओं में ज़्यादा होती हैं और वयस्क में कम, क्योंकि जैसे ही बड़ा होता है शिशु से जो है बड़ा होता जाता है युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, तो हड्डियां उनकी एक दूसरे से मिलकर चिपकती जाती हैं और ऐसे हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। इस तरह से वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं और शिशुओं में 270। एक सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो एक सामान्य शरीर का तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, मतलब 98.6 फ़ारेनहाइट सामान्य शरीर का तापमान होता है, सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान। नेक्स्ट प्रश्न है सड़क दुर्घटना में पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? मतलब सड़क दुर्घटना में पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय निम्न में से क्या नहीं हटाया जाना चाहिए? तो वो सीट बेल्ट को ना हटाएं, ऐसा मतलब ये इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न निस्पंदन और मूत्र निर्माण के लिए जिम्मेदार गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। तो गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है। इसको क्या बोलते हैं? निस्पंदन और मूत्र निर्माण के लिए जिम्मेदार जो गुर्दा है उस गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है जिससे गुर्दे की जो है वो मापी जाती है, तो उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला है 27वां शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो शरीर का सबसे जो बड़ा अंग है वो त्वचा कहा जाता है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग कहा जाता है। इस तरह से ये आपका ये 27वां प्रश्न हुआ। और अगला प्रश्न है 28वां कि जो है छोटी आंत की लंबाई होती है। तो छोटी आंत की लंबाई 20 फीट मानी जाती है। ये छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 20 फीट। तो छोटी आंत की लंबाई 20 फीट मानी जाती है। अगला प्रश्न है 29वां 2 वर्ष के अंत तक बच्चों को कितने दांत निकल आते हैं? तो 2 वर्ष के अंत तक बच्चों को लगभग 20 दांत निकल आते हैं। 2 वर्ष के अंत तक बच्चों को कितने दांत निकल आते हैं? 20 दांत निकल आते हैं। 30वां प्रश्न है संवेदी अंग है। संवेदी अंग, तो संवेदी अंग कौन कौन से हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये संवेदी अंग कहे जाते हैं। इनके अलावा मुंह है तो वो संवेदी अंग नहीं है। ऐसा भी कई बार प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन संवेदी अंग नहीं है? तो मुंह, आँख, कान, नाक, तो इसमें संवेदी अंग नहीं है, मुंह नहीं है। 31वां प्रश्न है सर्वाइकल वर्टिब्रा कहाँ पाई जाती है?
तो ये सर्वाइकल वर्टिब्रा ये गर्दन में पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, लार अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत नहीं आती है। ध्यान रखना, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, लार अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यौन शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? यौन शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य या उद्देश्य क्या है? तो स्वस्थ यौवन व्यवहार की जानकारी और कौशल प्रदान करना, यही यौन शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य है। अगला है 34वां प्रश्न, फर्स्ट डिग्री वर्न के लक्षण क्या है? तो फर्स्ट डिग्री वर्न ये मामूली सूजन और त्वचा पर लाली, ये उसके लक्षण हैं। फर्स्ट डिग्री वर्न के लक्षणों में क्या है? मामूली सूजन और त्वचा पर लाली। 35वां प्रश्न है, अवसाद का सामान्य लक्षण है। तो अवसाद का सामान्य लक्षण है लगातार उदासी और खराब मूड बने रहना, ये अवसाद का लक्षण है। ये विद्यार्थियों आपको बताऊं, ये प्रश्न पूर्व में आ चुके हैं, वही प्रश्न मैंने सिलेक्ट करके यहाँ रखे हैं। बाकी इसमें कोई फालतू का प्रश्न नहीं है जो आपके विषय से इतर हो, इसलिए इनको बड़े ध्यानपूर्वक आप एक बार रिवीजन करके जाना। संभवतः ये प्रश्न आपको इसमें से मिलें और आपका परीक्षा में जो है अच्छा जो रिज़ल्ट हो, यही मेरा उद्देश्य है। आप इसको रिवीजन कर लें। और मुझे लगता है कि वीडियो मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत समय के अभाव में भी मैं आपके लिए ये लेकर आता हूँ, तो आप लोग इसको पढ़ें और थोड़ा जो है इसको अगर लगता है कि कुछ सीखा है तो इसको लाइक भी करें, ताकि हमें भी लगे कि हाँ बच्चों को ये कुछ सार्थक वीडियो मिले हैं, तो हम आगे भी हमारा उत्साह थोड़ा बना रहे। अगला प्रश्न है ये, श्वास छोड़ने के दौरान कौन सी मांसपेशी फेफड़ों को फूलने देने के लिए शिथिल हो जाती है? कौन सी मांसपेशी श्वास छोड़ने के दौरान श्वास फेफड़ों को फूलने के लिए शिथिल हो जाती है? तो ये डायग्राम मांसपेशी कही जाती है। श्वास छोड़ने के दौरान कौन सी मांसपेशी फेफड़ों को फूलने देने के लिए शिथिल हो जाती है? डायग्राम मांसपेशी। अगला प्रश्न है 37वां, यदि किसी को छाले के साथ तेज धूप की जलन हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो जले को बाज धुंध पट्टी से ढकें। अगला प्रश्न है, आपको गंभीर रक्तस्राव को कैसे नियंत्रित करना चाहिए? बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है तो उसको कैसे नियंत्रित करें? तो घाव पर सीधा दबाव डालें, ये नियंत्रित करने की विधि मानी गई है या उसको तरीका कहा गया है। अगर जैसे गंभीर रक्तस्राव हो रहा हो तो घाव पर सीधा दबाव डालें। 39वां प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए कौन सा अंग मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जो शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है उसके लिए मुख्य रूप से फेफड़े जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है 40वां प्रश्न, श्वसन तंत्र में बलगम की क्या भूमिका है? तो श्वसन तंत्र में बलगम की क्या भूमिका है? तो बलगम जो है धूल और कणों को फंसाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये पूछा जाए प्रश्न कि श्वसन तंत्र में बलगम की क्या भूमिका है, तो धूल और कणों को फंसाने के लिए बलगम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 41वां प्रश्न है, श्वास लेने के लिए वायु प्रवाह का सही मार्ग क्या है? ये अच्छा प्रश्न है कि श्वास लेने के लिए वायु का जो प्रवाह मार्ग है वो क्या है? क्रमशः इसमें देखो बताया गया है, नाक से श्वास नली, फिर ब्रोकाई, फिर ब्रोंकियोल्स और एल्वियोल, ये श्वास लेने के लिए वायु प्रवाह का सही मार्ग है। मतलब यहाँ से होते हुए श्वास निकल जाती है, नाक, फिर श्वास नली, फिर ब्रोकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोल। नेक्स्ट है 42वां प्रश्न है, आँख में रासायनिक जलन के उपचार में पहला कदम है। आँख में रासायनिक उपचार की आँख में रासायनिक जलन के उपचार, मतलब रासायनिक जलन है अगर, तो उसके उपचार में पहला कदम है आँख को 15 मिनट तक पानी से धोएं।
सबसे पहला उपचार यही है कि आँख को कम से कम 15 मिनट तक पानी से धोना है। यही सबसे महत्वपूर्ण उपचार है। अगला है नाक से खून। नाक से खून आने पर, अगर जैसे नाक से खून आता है, ऐसी स्थिति में हमें क्या, नाक से खून आने पर नाक को एक साथ दबाएं और आगे झुकें। ये नाक से अचानक अगर खून आता है किसी कारणवश, तो ये उसको रोकने की एक विधि है, बताई गई है। नाक से खून आने पर नाक को एक साथ दबाएं और आगे झुकें। आनुवांशिकता का अणु क्या है? तो आनुवांशिकता का अणु डीएनए है। रक्त को छानकर शुद्ध करने वाला मानव अंग क्या है, कौन सा है? तो ये बहुत ही सामान्य भी है और महत्वपूर्ण भी है। रक्त को छानकर शुद्ध करने वाला मानव अंग किडनी है। इसीलिए तो किडनी की जैसे खराब होने पर रक्त का शोधन नहीं हो पाता, तो बार बार डायलिसिस कराना पड़ता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसको हिंदी में जो है किशोर न्याय अधिनियम भी बोलते हैं, ये किस वर्ष लागू किया गया? तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये 1986 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1986 में। किशोरावस्था न्याय अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम भी बोलते हैं इसको, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इसको जो है नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, दर्द कम करना प्राथमिक चिकित्सक का पहला उद्देश्य होता है। ये पूरा मैंने इसको एक लाइन में ही ये प्रश्न और उत्तर दोनों लिख दिया है कि दर्द कम करना प्राथमिक चिकित्सा का पहला उद्देश्य है। कभी भी प्राथमिक चिकित्सा जो होती है तो वो उसका पहला यही रहता है कि किसी भी रूप में इसके दर्द को कम किया जा सके, पेन को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है, प्रसव के किस चरण में गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है? तो प्रसव के पहले चरण में 10 सेंटीमीटर गर्भाशय ग्रीवा फैलती है। 49वां प्रश्न है, माता का प्रथम दूध कहलाता है। तो माता का प्रथम दूध जो है उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माता के प्रथम दूध को कोलोस्ट्रम। 50वां प्रश्न है, फर्स्ट एड का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये फर्स्ट एड का सर्वप्रथम प्रयोग 1877 में जो किया गया था, ये सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन में द्वारा किया गया था। फर्स्ट एड का प्रयोग सर्वप्रथम सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा किया गया। ये 1877 में जो है ये प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, प्राथमिक, ये 51वां प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा में एमएमआर का अर्थ। तो प्राथमिक चिकित्सा में एमएमआर का अर्थ है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। तो इसके साथ ही ये मैं 50 प्रश्नों की जो 51 प्रश्नों की सीरीज थी वो पूर्ण हुई, और मैंने कोशिश करी है कि आपको एक इससे आपको परीक्षा में कुछ मिल जाए अगर प्रश्न, इसलिए मैंने कुछ सिलेक्टेड प्रश्न आपके समक्ष रखे हैं। आप सबको कल 23 तारीख है और रविवार है, आपकी 8:30 बजे से परीक्षा है। आपको खूब खूब शुभकामनाएं। आप सब अच्छे से इस प्रश्न को करिए, और ध्यान रखने वाली बात यही है कि ओएमआर सीट का पेपर है, तो अगर सीरीज गलत कई बार हो जाती है तो फिर हम सही जानकर भी कई बार हम गलत लगा के आ जाते, तो सावधानी ज़रूर रखें। प्रश्नों के जो ओएमआर पर उनके उत्तर को जब आप डार्क करो तो सावधानी पूर्वक डार्क करें कि जो प्रश्न का हम डार्क कर रहे हैं वही ओएमआर में प्रश्न है सामने, उसी पर हम डार्क कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करके हम डार्क करें। समय हमारे पास पर्याप्त रहता है, ऐसा भी नहीं है कि कोई जल्दी उसमें रहती है। तो ये आप सबको ये बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। और मैंने ये वीडियो में आगे भी कोशिश करूँगा अन्य विषयों के भी, अभी हिंदी के भी मुझे वीडियो बनाना है, ये मेरा बहुत फेवरेट और मुख्य विषय है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब भी करिए
और यथासंभव और लोग भी इसको देखें, उनका भी वो भी लाभान्वित हों। और लाइक ज़रूर करें, और कोई अगर बात कहनी हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम आगे और वीडियो को भी बेहतर तरीके से आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।